नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। मकर संक्रांति शुरू होते ही बिहार में कोई खेल होगा इसका अनुमान तो था, लेकिन आज सुबह यानी मकर संक्रांति शुरू होते ही नीतीश कुमार के साथ खेल हो जाएगा, इसका अनुमान शायद खुद नीतीश कुमार को ही नहीं रहा होगा। बेशक वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और सत्ता में लगातार वो बने हुए हैं, कई बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको ये उम्मीद नहीं रही होगी कि आज जब वो दही चूड़ा खाने चिराग पासवान के घर जाएंगे तो वहां से वो बैरंग लौटेंगे। दरअसल आज चिराग पासवान ने लोजपा कार्यालय में आयोजन किया दही चूड़ा भोज का, और जब नीतीश कुमार वहां पहुंचे तो न दोनों उप मुख्यमंत्री वहां थे और न खुद चिराग पासवान उनका स्वागत करने के लिए वहां पर थे। और जिस बारे में ये कहा जा रहा था कि इस दही चूड़ा भोज के आयोजन के साथ एनडीए की मजबूती के संकेत देने के लिए खुद चिराग पासवान ने ये पहल की है, तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए की मजबूती यानी चिराग पासवान बीजेपी के साथ बने हुए हैं, ये संकेत तो उन्होंने बेशक दे दिए, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा इशारा नीतीश कुमार को ये मिल गया कि अब आपके अकेले होने की शुरुआत हो चुकी है। तो आज मकर संक्रांति, जबकि बिहार में बहुत सारी घटनाओं पर नजर बनी हुई है और ऐसा लग रहा था कि मकर संक्रांति के साथ ही बिहार की राजनीति में नए उलटफेर देखने मिलेंगे और उसकी शुरुआत आज से हो गई है, ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा। और इसमें सबसे पहला निशाना बने हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के साथ आज किस तरह का ये खेल हुआ है और इसके अलावा लालू जी की पार्टी जो है वो क्या करने जा रही है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर क्यों ऐसा बयान दिया है कि बस अब उनका ये लास्ट डे है। क्या ये नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी के अंत की घोषणा हो गई है, जबकि उधर मीसा भारती हैं, चाहे रोहिणी आचार्य, दोनों लालू जी की बेटियां, उनके बयान कुछ अलग हैं, वो अलग इशारा दे रही हैं कि नीतीश कुमार को यहाँ आना है, साथ में तो आ जाए। वो अभी भी उनको परिवार का हिस्सा बता रही हैं। तो बिहार में इस समय बहुत सारी चीजों पर ऐसा लग रहा है कि उन पर से कोहरा अभी छटा नहीं। हालांकि मौसम अब खुलने लगा है, धूप निकलने लगी है और बहुत सारी चीजें अब कुछ साफ दिखाई देने लगी हैं, लेकिन अब ये नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करता है कि वो अब चीजों को साफ साफ देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। और जो बाहर जो लोग हैं, जो सत्ता में नहीं जुड़े हैं या जो राजनीति को दूर से देख रहे हैं, उनको ये नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के साथ खेल हो रहा है और खेल करने वाली है बीजेपी, जो एक तरफ तो ये दावा कर रही है कि एनडीए जो है वो उसी की सत्ता फिर से बनेगी बिहार में, बल्कि वो बीजेपी की सत्ता बोलने लगी है, बीजेपी की सरकार बोलने लगी है। और अमित शाह ने भी पहले खुलकर कह दिया है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड ही सीएम का चेहरा तय करेगा। अब बीजेपी, जैसे उसने पहले प्रशांत किशोर को साथ लिया, अभी भी प्रशांत किशोर के जरिए कोई नया खेल हो रहा है, साथ में चिराग पासवान को भी अब लिया जा चुका है, यानी नीतीश कुमार को एकदम अलग थलग करने की पूरी तैयारी हो गई है। और आज उसकी शुरुआत दिखी दही चूड़ा भोज का आयोजन लोजपा कार्यालय चिराग पासवान के कार्यालय में, जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए चिराग पासवान वहां नहीं थे। कारण ये दिया जा रहा है कि 12 बजे का वक्त था, नीतीश जी 10 बजे पहुंच गए। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि मुख्यमंत्री क्या बिना बताए, बिना किसी तैयारी के समय से पहले क्या इस तरह पहुंच सकते हैं? अगर ऐसा वो हुआ है तो फिर इसमें गड़बड़ किसकी है? क्या अधिकारियों ने जानबूझकर नीतीश कुमार के लिए ऐसा समय तय किया कि वो वहां पहुंचे और चिराग पासवान वहां पर नहीं रहेंगे? क्या ये सारी बातें किसी बड़ी गड़बड़ की तरफ इशारा कर रही हैं? जो बातें तेजस्वी यादव बोलते हैं कि नीतीश कुमार का कोई बस नहीं रह गया है, वो बिल्कुल केवल एक चेहरा रह गए हैं और उनको कंट्रोल में करके पूरी सरकार और पूरा प्रशासन चलाया जा रहा है। तो क्या तेजस्वी यादव के दावे में दम है? इस पर भी आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार के साथ हो गया है बिहार में खेल। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, नीतीश कुमार के साथ उम्मीद तो थी कि वो कोई खेल कर देंगे, मकर संक्रांति का इंतजार था कि खरमास समाप्त हो और बस नीतीश कुमार कोई फैसला लें, क्योंकि ऐसा ही होता आया है बिहार की राजनीति में। और एक वो आइकॉनिक तस्वीर है जिसमें लालू जी नीतीश कुमार का जो स्वागत कर रहे हैं, दही का तिलक लगाकर स्वागत कर रहे हैं, उस तस्वीर की चर्चा मकर संक्रांति पर हो ही जाती है। और आज भी उम्मीद थी कि ऐसा कोई नया दृश्य देखने मिलेगा, लेकिन आज तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आई। नीतीश कुमार
रूठे हुए से, सकपकाए हुए से, अपमानित से लोजपा कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो उम्मीद रखी होगी कि हाँ ठीक है, अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं और इस नाते उनका वैसा ही सम्मान, वैसा ही रुतबा बरकरार रहेगा। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान ने आज जो कुछ किया, उसको आप किस तरह से उसको उसकी व्याख्या करेंगे? और जैसा कि जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि 12 बजे का वक्त था, वो 10 बजे पहुंच गए, और ये सारी जो बातें हो रही हैं, ऐसे जो कारण दिए जा रहे हैं, इनमें आप कितनी मजबूती देखते हैं? सर मित्रा जी, एक तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ऐसे नहीं होता है कि मुंह उठाए और चल दिए। जी। मुख्यमंत्री अगर कहीं जा रहे हैं तो बाकायदा उसका रूट जारी होता है, उसकी एडवाइजरी जारी होती है, उसका कार्यक्रम जारी होता है, पुलिस थानों को अलर्ट किया जाता है, प्रशासन लगता है, वहाँ जाकर प्रशासन पहले से जाकर रेकी करता है, सब देखता है व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं है, तब जाता है। और जहाँ जा रहा होता है वहाँ भी प्रशासन सूचना देता है कि ये कार्यक्रम है। तो नीतीश कुमार मुंह उठाकर, ऐसा नहीं है कि सुबह उठे और मुंह उठाकर चल दिए कि चिराग पासवान के जाके दही चूड़ा खाना है। वहाँ गए हैं और लोग वहाँ पहले से मौजूद थे, क्योंकि वहाँ भीड़ दिखाई दे रही है और रामविलास पासवान के चित्र पर वो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। वहाँ सोफे पड़े हुए हैं, सोफे के आगे खड़े होकर लोगों से हाथ भी मिला रहे हैं। और जब चिराग पासवान नहीं होते हैं वहाँ, तो बिना कुछ खाए हुए नीतीश कुमार गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी ने 4 चित्र जो है वो उसके ट्वीट किए और उनको मतलब शुक्रिया अदा किया नीतीश कुमार का कि वो कार्यक्रम में आए उनके कार्यालय पे। और जो 4 उन्होंने चित्र पोस्ट किए समिता जी, उसमें आखिरी जो चित्र उन्होंने पोस्ट किया उसमें साफ तौर पे ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार बहुत गुस्से में तमतमाए हुए दिख रहे हैं। तो यानी ये एक तरीके से नीतीश कुमार का अपमान जो है वो चिराग पासवान ने किया और जानबूझकर किया, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। चूँकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि बिना बताए पहुंच गए और किसी को जानकारी नहीं थी। जब कार्यक्रम पहले से तय था और नीतीश कुमार को वहाँ जाना था, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन पहले से सक्रिय रहा होगा, प्रशासन ने वहाँ जाकर जानकारी दी होगी। तो चिराग पासवान क्यों नहीं पहुँचे? तो अब जो आई है अभी स्पष्टीकरण जो आया है कि साहब वो 12 बजे का कार्यक्रम था और 10 बजे पहुंच गए। ठीक है, 12 बजे का कार्यक्रम था, 10 बजे पहुंच गए, तो नीतीश कुमार का तो 10 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था ना। बिल्कुल, आपका कार्यक्रम 12 बजे होगा, लेकिन नीतीश कुमार का तो 10 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था। तो जब नीतीश कुमार का 10 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था, तो चिराग पासवान वहाँ उपस्थित क्यों नहीं थे? उनका स्वागत क्यों नहीं किया? और एनडीए का और कोई नेता वहाँ मौजूद क्यों नहीं था? तो ये साफ तौर पर है कि चिराग पासवान के ऊपर असल में अब बीजेपी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ रहे हैं। और ये जो खबरें आई थी बीच में कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ मिलकर कोई खेल कर रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार पे चिराग पासवान पे दबाव बढ़ गया। और फिर जब उनके नज़दीकी हुलास पांडे, चिराग पासवान के जो नज़दीकी हुलास पांडे, उनके घर जब ईडी का छापा पड़ा, उसके बाद फिर देखा जाए तो चिराग पासवान जो है वो सतर्क हुए और चिराग पासवान ने अपना रुख बदला है। तो अब चिराग पासवान ने ये संकेत देने की कोशिश की है नीतीश कुमार का अपमान करके भारतीय जनता पार्टी को कि वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जा रहे हैं, वो एनडीए में बने रहेंगे। मतलब वो नीतीश कुमार के साथ कोई खेल नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो अपना खेल कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे, लेकिन चिराग पासवान उस खेल में शामिल नहीं है। ये संकेत देने की कोशिश एक तरीके से देखा जाए तो चिराग पासवान ने की है। समिता जी जी बिल्कुल, चिराग पासवान इस समय बहुत, जिसको कहते हैं कि सेफ प्ले करना, वो काम इस समय वो कर रहे हैं कि कहीं कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं। और उन्होंने एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने, जैसे रोहिणी आचार्य, उन्होंने कहा था कि मेरे पापा जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, उन्होंने लालू जी के लिए कहा था। और इसका मतलब यही निकाला जा रहा था कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हैं और वो आ सकते हैं। और इस बात पर चिराग पासवान का भी एक इशारों में जवाब आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे पापा मौसम वैज्ञानिक मतलब वो थे, और वो मैं मौसम विज्ञानी का बेटा हूं, और मेरे पापा जिधर रहते थे उधर सरकार होती थी। ये चिराग पासवान ने भी एक जवाब दिया है। तो अभी पापा पापा वाला यहाँ पर बयान चल रहा है और सब जो बीजेपी को, जो वंशवादी राजनीति से बहुत परहेज रखती है, वो दिख रहा है कि किस तरह का परहेज बीजेपी का है। बहरहाल, चिराग पासवान की जो बात हम कर रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ उन्होंने एक तरह से उनका अपमान करके, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि नीतीश कुमार जेडीयू के केवल एक कोई मुखिया होते, कोई सांसद या मतलब सामान्य राजनेता की तरह होते और आप गए हैं और आप नहीं मिले, ये अलग बात थी। लेकिन वो राज्य के मुखिया, मतलब मुख्यमंत्री हैं वो, और अगर वो पहुंच रहे हैं तो ऐसे इस नाते एक जो शिष्टाचार होता है कि वहां पर चिराग पासवान को मौजूद रहना था। और मान लीजिए कि समय की कोई हेरफेर हुई और चिराग पासवान 12 बजे मान के बैठे हैं, नीतीश कुमार 10 बजे पहुंच गए, नहीं पहुंच पाए चिराग पासवान, तो उसके बाद अभी 4 घंटे हो चुके हैं।
अभी तक हमने चिराग पासवान का कोई एक आध ट्वीट या 2 लाइन का जो खेद व्यक्त करने वाला कोई वक्तव्य जो है वो नहीं आया कि नीतीश जी आए और मैं वहां पर मौजूद नहीं था, और इसका मुझे अफसोस है। ये 2 लाइन की बात चिराग पासवान लिख कर बोल कर बता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी वो बीजेपी के सामने एक अच्छे बच्चे की तरह ये बता रहे हैं कि मैं आप ही के साथ हूं और आप जैसा बोलेंगे मैं अनुशासन में रह रहा हूं। ये चिराग पासवान ने बताने की कोशिश की। कल का भी चिराग पासवान का एक बयान है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और लोजपा अगर लड़ भी रही है तो वो किस तरह से लड़ रही है। और यहाँ भी उन्होंने ऐसा माना जा सकता है कि परोक्ष रूप से उन्होंने जेडीयू के लिए ही चेतावनी दी है कि आप अगर अलग लड़ रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। तो क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, एक बार उसको सुन लेते हैं। आपकी भी कोई बातचीत चल रही है दिल्ली चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल चल रही है, और इस बात को हमने पहले भी कहा था कि हम लोग की बातचीत चल रही है। और मैं पुनः इस बात को मैं कहता हूं कि अगर, क्योंकि कुछ चैनल्स पे मैं ये भी सुनता हूं अपने बारे में कि हम लोग इतनी सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं या इतनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ना चाहती है। एक बात तय है, स्पष्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति गठबंधन को मजबूती देने की है, और सिर्फ उन सीटों पर या उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की है जिन सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। पुनः दिल्ली चुनाव में भी झारखंड की तर्ज पर संख्या से ज्यादा विनेबिलिटी मैटर करेगी। हम सिर्फ वही सीट लेंगे या सिर्फ उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन मजबूत है, हमारे प्रत्याशी मजबूती से तैयारी कर चुके हैं। संख्या दिखाने के लिए ज्यादा सीटें लें, अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और अपना स्ट्राइक रेट हम लोग कम करें, पार्टी ये कतई नहीं करेगी। जो सीट लेगी उसे जीतने के लिए ही लेगी। और मैं मानता हूं कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की झूठे वादों से दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, और खास तौर पर हमारे बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग जिस बदहाल परिस्थिति में वहां पर जी रहे हैं, और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बिहारियों को अपमानित करने का काम किया, उन्हें फर्जी कहकर किसी को वोट जिताने के लिए फर्जीवाड़ा करने तक का, चुनाव जिताने के लिए फर्जीवाड़ा तक करने का आरोप जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों के ऊपर उनके द्वारा लगाया गया है, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी। और 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो वहां पे भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। अमरेंद्र जी, यहाँ पर चिराग पासवान ने ये बता दिया कि एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगी, यानी वो बीजेपी को भी ये बता भी रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं और हम केवल वहीं लड़ेंगे जहां पर हम जीत सकते हैं और आपको कोई नुकसान ना हो। लेकिन उसके साथ साथ वो क्या ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी की एक सरकार अकेले के दम पर दिल्ली में नहीं बन पाएगी, वो अभी आपके नेतृत्व में बनेगी, यानी बड़ा भाई बीजेपी को ही रहना है, पर सरकार जो है वो एनडीए की बनेगी, ये चिराग पासवान ने बोला है। हालांकि वो ये किस आधार पर बोल रहे हैं ये भी अब समझना कठिन है, क्योंकि बिहार में वो पूरी तरह उनका कोई वहां पर कोई विधायक नहीं है और दिल्ली में भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये दावा कर रहे हैं। तो ये दावा वो किस दम पर कर रहे हैं, एक तो ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात जो उन्होंने सबसे शुरू में कही कि मेरे बारे में मैं मीडिया में ये खबरें देखता रहता हूं, तो यानी वो खबरों से वाकिफ रहते हैं। तो अभी भी उन्होंने अगर ये देखा होगा कि सुबह से उनके बारे में क्या चल रहा है कि भाई 4 घंटे हो गए और आप अपने कार्यालय में बुलाकर और आप खुद गायब रहे, नीतीश कुमार के साथ आपने ऐसा क्यों किया, ये सवाल तो हो ही रहे हैं चिराग पासवान से। तो क्या ये खबरें उन तक नहीं पहुंची या उनको कोई अभी इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी से कहीं कोई संकेत मिले और उसके बाद वो इस बारे में कोई बयान दें या आगे कोई और नई बात करें? क्या लगता है चिराग पासवान इस समय किस तरह का खेल खेल रहे हैं या बीजेपी उनको मोहरा बनाकर किस तरह का खेल करवा रही है? देखिए सर मित्रा जी, चिराग पासवान कोई खेल करने की स्थिति में नहीं है और उनके ऊपर ईडी का दबाव साफ तौर पर देखा जा रहा है,
चूँकि हुलास पांडे के यहाँ ईडी के छापेमारी पड़ने के बाद चिराग पासवान के सुर एकदम से बदले हुए हैं। उससे पहले उनकी तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई थी और नीतीश कुमार से भी उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी और ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिलकर कोई खेल कर रहे हैं। इधर जो थे वो चाहे वो वक्फ बोर्ड का मसला आया हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का मसला आया हो, सब पर जो थे वो चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़े थे। तो यानी कि अब जो जिस तरीके से वो पलटी मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो असली पलटी तो चिराग पासवान मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहा जाता है नीतीश कुमार के लिए वो पलटी मारते हैं, पलटी तो चिराग पासवान मार रहे हैं, बता रहे हैं कि एनडीए की दिल्ली में सरकार बनेगी, लेकिन इसके बीच में एक महीन सा खेल वो खेल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं समिता जी कि दिल्ली में बीजेपी जो है वो कमज़ोर है और बीजेपी का काम बिना चिराग पासवान के दिल्ली में भी नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं कि हम जहां मजबूत होंगे वहां उन सीटों पे हम लड़ेंगे और ये बता रहे हैं कि कोई कह रहा है कि एलजेपी इतनी सीटें मांग रही है, उतनी सीटें मांग रही है, जो चैनल्स पे चर्चा चल रही है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हम उन्हीं सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जहां हम जीत सकते हैं। अब मान लीजिए समिता जी की ये मांगते हैं अगर 50 सीटें कि भाई एलजेपी 50 सीटों पर लड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि 50 सीटें बता दी कि उसमें बीजेपी कमज़ोर है। तो अब देखना ये है कि एलजेपी कितनी सीटें मांग रही है बीजेपी से और कितनी सीटों पर बीजेपी को कमज़ोर बता रही है जी। तो ये अब चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो उन सीटों पर लड़ेंगे जहां उनका संगठन मजबूत है, जहां बीजेपी कमजोर है, उनकी पार्टी मजबूत है। तो ऐसी कौन सी सीटें हैं जिन पर उनकी पार्टी मजबूत है और बीजेपी कमजोर है, वो सीटें चिराग पासवान अब देश को बताएं कम से कम, चूंकि वो पलटी तो मार रहे हैं, वो बता रहे हैं कि एनडीए के साथ हैं और नीतीश कुमार को संकेत दे रहे हैं। दूसरा समिता जी कि उन्होंने नीतीश कुमार का जो अपमान किया जिस तरीके से, अब नीतीश कुमार अगर 10 बजे पहुँच गए थे, आपका कार्यक्रम 12 बजे था, ठीक है, मान लिया आपका कार्यक्रम 12 बजे था, 12 बजे के आसपास ही चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट किया उसे रीपोस्ट किया है कि वो प्रधानमंत्री की जो परीक्षा पर चर्चा है उसको उन्होंने रीपोस्ट किया है। तो अगर आप 2 घंटा पहले 12 बजे के आसपास आप वो रीपोस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप सक्रिय हैं। उससे पहले यानी अभी से 5 घंटा पहले आप मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसमें भी सक्रिय थे। तो जिस समय नीतीश कुमार आपके यहाँ पहुंचे थे, आप उसमें ट्विटर पर सक्रिय थे और नीतीश कुमार चले गए उसके बाद भी आप 12 बजे सक्रिय हैं जिस समय आपका कार्यक्रम था। तो आपकी तरफ से कोई खेद प्रकट क्यों नहीं किया गया कि भाई नीतीश कुमार जी आए, मैं फंस गया था, मैं जाम में था, या मेरा कार्यक्रम 12 बजे का था, मुझे नहीं मालूम था, या मोदी जी ने रात में डांटा था, क्या किया था, कुछ तो बताते कि तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर क्या चले गए थे, पेट में दर्द था, क्या था। कुल मिलाकर ये कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए था। वो चिराग पासवान की तरफ से अभी तक नहीं आया है, उनकी पार्टी की तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। पार्टी ने भी जो ट्वीट किया है वो ट्वीट यही किया है कि साहब उनको शुक्रिया किया है नीतीश कुमार का, और 4 फोटो जो है वो ट्वीट किए हैं कि नीतीश कुमार आए, और चौथा फोटो जो खुद ही ट्वीट कर दिया जिसमें नीतीश कुमार जो है बहुत एक तरह से कहा जाए कि क्रोधित मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं बाहर निकलते हुए। तो आने से लेकर जाने तक का नीतीश कुमार का सब बता दिया। तो ये जानबूझकर अपमान नीतीश कुमार का किया गया है। ये कहा जा सकता है कि चिराग पासवान ने, जो खुद को वो नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, तो अपना उन्होंने हनुमान का फर्ज निभा दिया और मोदी जी के कहने से नीतीश का खुलेआम अपमान कर दिया। समिता जी जी बिल्कुल, नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ से चेतावनी मिल चुकी है। मकर संक्रांति शुरू होते ही उधर अमित शाह अहमदाबाद में पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो वो मांझे से काटते हैं पतंगों को, तो वो नीतीश कुमार की पतंग बिहार में काटने की तैयारी जो है वो हो चुकी है। और तेजस्वी यादव इस बात को लेकर पहले ही आगाह कर चुके हैं। अभी उनका 2 दिन पहले का ही एक बयान है जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा है नीतीश कुमार के वापसी पर, या कि वो फिर से उनके साथ क्या कोई गठबंधन हो सकता है, तो उन्होंने कहा छोड़िए, ये तो उनका लास्ट डे है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, इसको सुनते हैं और उसके बाद हम ये भी सुनते हैं कि मीसा भारती ने किस तरह ये कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो किस तरह के संकेत इस समय बिहार की राजनीति में मिल रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प है। और अब देखना भी ये दिलचस्प है कि नीतीश कुमार इन संकेतों को किस तरह से डिकोड करते हैं और किस तरह से अप्लाई करते हैं। लेकिन पहले सुन लेते हैं तेजस्वी यादव का बयान, जिसमें वो नीतीश कुमार की इस पारी को शायद आखिरी बता रहे हैं। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, देखते हैं। पूर्वांचल लोगों पर उन्होंने बयान दिया है, क्या बयान दिया जरा जिस तरह 15,000 फर्जी वोटरों को लाकर दिल्ली में वोट दिलवाने का काम किया जा रहा है। ये एडिशन वोट जोड़ने और हटाने की बात पे उन्होंने बात रखी है। कोई बिहार के लोगों को गाली नहीं दी है, पहली बात। ये बात क्या बतंगर बनाने वाले लोग बनाते हैं, जो बिहार की बात कर रहे हैं। बताओ ना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दोगे? बड़ी चिंता आपको बिहार की। तो बाढ़ आए तो कितना फंड मिला आपको?
आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार से क्या गठबंधन होगी या फिर ऐसे ही चलेगा? कोई मतलब ही नहीं भाई, पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी हम जाके मारेंगे। हमेशा नीतीश जी बोलते हैं कि कभी इधर कभी उधर पलटी मार देते हैं, लेकिन फिर भी अब हाँ तो उनका लास्ट था। सर पीके का भी एक दल होगा अब की। हम नहीं, हमको जानकारी रहे, सब लोगों का हक है, अधिकार है, लोकतंत्र है, क्यों नहीं होना चाहिए। अमरेंद्र जी, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने 2-3 बातें बिल्कुल साफ साफ बता दी। एक तो जो नीतीश कुमार पर जो उन्होंने कहा कि छोड़िए वो उनका लास्ट है, वो तो यही कहेंगे, और अब पैरों पे कुल्हाड़ी हमको थोड़ना मारना, ये जो बात है इस पर तो आपका जवाब चाहूंगी। दूसरी बात जो उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये जो बात है जो तमाम लोग यानी बीजेपी के लोग, चाहे चिराग पासवान, क्योंकि अभी चिराग पासवान की बात भी हम सुन रहे थे, उसमें उन्होंने केजरीवाल पर यही आरोप लगाया कि वो बिहारियों का, पूर्वांचलियों का अपमान कर रहे हैं उनको फर्जी वोटों वाली बात करके, और उसके साथ साथ ये भी कि उनकी जो 10 सालों में दुर्गति हो गई है यहाँ पर बिहार के लोगों की, तो 10 सालों से तो केंद्र में उनकी सरकार भी है, तो वो क्यों नहीं बिहार के लोगों का सुध ली मोदी सरकार ने? ये सवाल तो चिराग पासवान से भी किया जा सकता है कि खुद अगर वो कह भी रहे हैं कि दिल्ली में उनका संगठन बहुत जिन सीटों पर लड़ेंगे और मजबूत है, तो उन सीटों पर उन्होंने क्या किया बिहार के लोगों के लिए, ये एक सवाल तो खैर अलग है। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जो बोला, एक तो कि पीके के लिए, प्रशांत किशोर के लिए, कि ठीक है वो लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो प्रशांत किशोर को लेकर भी बीजेपी के बारे में कि बीजेपी ने अब वापस उनको काम पर लगा दिया है कि नीतीश कुमार को आपको अब हटाना है और बीजेपी का यहाँ पर आधार मजबूत करना है, क्योंकि जिस तरह से राज्यपाल ने दखल दिया बीपीएससी मामले में और प्रशांत किशोर ने लीड ली थी पहले, और अब प्रशांत किशोर को ही राज्यपाल बुलाकर सारे काम और ये कि आप अनशन भी तोड़वाइए और अभ्यर्थियों को शांत भी करिए, ये सारी बातें हो रही हैं। तो किस किस्म का खेल यहाँ पर बीजेपी कर रही है, कौन से दांव पे चल रही है, और नीतीश कुमार का यहाँ जो बयान है, क्या ये नीतीश कुमार के लिए चेतावनी है? तेजस्वी यादव का जो बयान है, देखिए समिता जी, एक तरीके से नीतीश कुमार के लिए चेतावनी भी है और नीतीश कुमार को एक समझाइश भी है, और इशारों में ये भी कह दिया तेजस्वी यादव ने कि हाँ ये उनका आखिरी था, मतलब जो पलटी मारते हैं नीतीश कुमार अब जब आएंगे इधर महागठबंधन में तो ये आखिरी होगा, मतलब कि वो आखिरी बार इधर आ जाएंगे, फिर कहीं नहीं जाएंगे। और नीतीश कुमार कहते ही रहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तो मतलब इधर जब आ जाएंगे उसके बाद फिर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आखिरी है। तो ये उन्होंने बता दिया एक तरीके से तेजस्वी यादव ने। दूसरा, तेजस्वी यादव ने एक बिल्कुल साफ संकेत दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम चाहे कुछ कर रही हो, क्या कर रही है, वो है नीतीश कुमार के सामने जो संकट है, वो उस नीतीश कुमार को उस संकट को समझना पड़ेगा, ये एक संकेत उन्होंने दिया है। यानी एक संकेत तो दे दिया कि अब नीतीश कुमार को हम जैसा वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाकर हम चुनाव में जाएं, ऐसा नहीं होगा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, एक तो ये स्पष्ट कर दिया। दूसरा ये मतलब संकेत दे दिया कि नीतीश कुमार को तय करना है कि उन्हें अपनी पार्टी बचानी है कि अपना मुख्यमंत्री का पद फिलहाल बचाना है, क्योंकि अगर पार्टी ही नहीं बचेगी तो आप मुख्यमंत्री कहाँ से रहेंगे? तो बीजेपी तो आपकी पार्टी ही खत्म करने की चीज़ें कर रही है, तो अगर आपको अपनी पार्टी बचानी है तो आपको आरजेडी के साथ आना पड़ेगा। ये संकेत स्पष्ट रूप से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को दे दिया है कि ये आपके लिए संकेत है। और आज जिस तरीके से चिराग पासवान के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का अपमान करवाया, इसके बाद नीतीश कुमार के मन में भी जाहिर सी बात है कि प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही होगी और नीतीश कुमार इसका कुछ ना कुछ अपमान का बदला ज़रूर लेंगे। आज चिराग पासवान क्या थी, ये दही चूड़ा, और कल शर्मित्रा जी चिराग पासवान के चाचा जो हैं पशुपतिनाथ पारस, उनके यहाँ दही चूड़ा की पार्टी है, उसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों जा रहे हैं। और वहाँ जो चूड़ा पार्टी होगी, वहाँ जो दोनों जाएंगे, उसके बाद असली खिचड़ी पकेगी। जो खिचड़ी जो है वो 31 दिसंबर से पकना शुरू हुई है, और वो अब जाकर मतलब जब नीतीश कुमार लौटे वहाँ से दिल्ली से लौट के जब पटना पहुँचे बिना प्रधानमंत्री से मिले हुए तय कार्यक्रम के बावजूद, उसके बाद जो खिचड़ी पकना शुरू हुई है, तो वो खिचड़ी जाकर पकेगी कल जो है वो, और उस खिचड़ी में घी और दही चटनी डालने का काम जो है वो 18 जनवरी को होगा, जब राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है पटना में और राहुल गांधी पटना में संविधान रक्षक सम्मेलन में होंगे, तब उस दिन जो है वो कायदे से खिचड़ी खाई जाएगी। पक जो है वो कल पूरी जाएगी, ये समझा जा रहा है समझा जी बिल्कुल। कल जब पशुपतिनाथ पारस के घर पर लालू जी और नीतीश कुमार दोनों जब आमने सामने होंगे, तो फिर कौन से इशारे करेंगे, क्योंकि मीसा भारती ने जैसा पहले भी कहा कि दोनों दोस्त हैं, इशारों में बात कर लेते हैं और उनकी बातों का अर्थ वो ही दोनों एक दूसरे की बात समझते हैं, ये बात भी है।
तो अब वहां कल क्या बात होगी और पशुपतिनाथ पारस इसमें किस तरह की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि वो दोनों के करीब हैं और वो भी दूध के जले हुए हैं। मतलब जैसा उनको धोखा मिला है बीजेपी से, तो इस बात को वो भी इतने आसानी से नहीं भूलेंगे। और चिराग पासवान को कल उन्होंने नहीं बुलाया। सबसे खास बात तो ये है कि परिवार में जो बंटवारा किया, बीजेपी की तरफ से जो बंटवारा हुआ है परिवार में, वो परिवार एक नहीं होने वाला है। ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे चिराग पासवान को विदेशी ही बता दिया। अब चिराग पासवान भले अपने आप को युवा बिहारी और उनके ट्विटर हैंडल पर भी तमाम बिहार की बातें रहती हैं, लेकिन पासवान पशुपतिनाथ पारस ने बता दिया है कि वो बिहार के नहीं, वो विदेशी हैं। तो खैर कल क्या होगा इसका इंतजार तो रहेगा। लेकिन आज मीसा भारती का एक और बयान आया है जिसमें उन्होंने ये बोल दिया है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। क्या कुछ कहा है मीसा भारती ने, उसको सुनते हैं और उसके बाद लालू जी का एक वो ट्वीट भी देख लेते हैं जिसमें समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार अगर अभी भी नहीं संभले तो उनके साथ आज जो खेल हुआ है वो आने वाले वक्त में उनके पूरे सियासी, जो अभी तक उनका एक लंबा जीवन और सफल जीवन रहा है सियासत का, वो चौपट हो सकता है। तो क्या कुछ कहा है मीसा भारती ने, सुन लेते हैं। बहुत काफी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है, क्योंकि बीते समय में आप लोगों ने देखा है कि मकर संक्रांति के बाद बहुत उलटफेर हुआ है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार में सियासत जो है वो तब्दील हो सकती है। सर कैसे देख रही हैं इसको दीदी? देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, तो अभी इस पे कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। देखते हैं, आज के बाद से ही शुभ कार्य स्टार्ट होता है। हम सब हिंदू हैं, तो आप शादी ब्याह भी आप देखिए कि खरवास था, खरवास आज के बाद से खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद से सारे शुभ कार्य होंगे और पॉलिटिकल भी शुभ कार्य। जैसे कि आपको पता है कि आगे विधानसभा का चुनाव है। 99 नीचे कुंभ भी चल रहा है दीदी, कहा जा रहा है कि ओपोजिशन वाले जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं, इसीलिए उस पर बयान दे रहे हैं। कैसे देख रही हैं इसको? नहीं, क्यों दे रहे हैं? जो लोग भी हैं, आज हम लोग भी सब लोग गंगा जल नहाने के बाद गंगा जल का छिड़काव किया है। हम लोग से संभव नहीं है, क्योंकि कुंभ जाना इतनी भारी संख्या में पूरे देश से लोग आते हैं। सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं कुंभ स्नान के लिए। तो मतलब किस तरह के बयान, किसको सर्टिफिकेट, मतलब कौन, किसको सर्टिफिकेट चाहिए हिंदू होने का और कौन सर्टिफिकेट बांट रहा है? आपको लगता है आज के बाद सब कुछ सरकारी होता? अभी आपने कहा मतलब हिंदू धर्म में यही मान्यता, बचपन से हम यही देखते आए हैं कि खरमास के बाद 14 तारीख से आज नया साल भी लोग मानते हैं, फसल कटता है। बहुत जगह अलग अलग नामों से आज मनाया जाए, बहुत जगह लोहड़ी बोलते हैं, बहुत जगह ओणम है। तो देश में अलग अलग कोने में आज से सब शुभ कार्य शुरू होता है। आज से शुभ कार्यों की शुरुआत होगी, ये तो मीसा भारती ने बता दिया। और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ से बात शुरू होते होते और खरमास खत्म हो गया है और अब सब कुछ होगा। और बिहार में हमेशा मकर संक्रांति के बाद होता है। यहाँ से बात शुरू होते हुए वो कुंभ और हिंदू होने का सर्टिफिकेट किसको चाहिए, वहां तक पहुंच गई। तो काफी बातें हुई हैं मीसा भारती के साथ पत्रकारों की। और उन्होंने ये भी बोला है कि नीतीश कुमार जो है वो परिवार का हिस्सा है। तो ये एक बड़ी बात उनकी रही कि नीतीश कुमार परिवार का हिस्सा है। हालांकि इस बाइट में वो बात नहीं थी, लेकिन खबरों में यह है कि मीसा भारती ने किस तरह से नीतीश कुमार के लिए आदर दिखाया है। तो एक तरफ चिराग पासवान का अपमान किया, अपने घर बुलाकर, आप अपने कार्यालय बुलाकर आप खुद मौजूद नहीं रहे, और दूसरी तरफ जिनसे अलग हुए हैं नीतीश कुमार, वो लोग अभी भी संकेत दे रहे हैं कि आप अभी भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो और लालू जी का वो ट्वीट भी देख लेते हैं अमरिंदु जी। फिर आपसे जवाब चाहती हूँ कि मीसा भारती ने, रोहिणी आचार्य ने जो कहा, या लालू जी का ट्वीट, ये सारी बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं। लालू जी का वो ट्वीट देखते हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि राइट टर्न लेगा बिहार। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि सही का चुनाव करें, अब की बार बदलाव करें। एक पद पर भ्रष्टाचार का गिरने वाला पुल है, बेरोजगारी है, गरीबी है, पलायन है, अपराध है, कराह रहा अपना बिहार है। दूसरे पद पर युवाओं के लिए नियुक्ति व रोजगार है, माई बहन का मान है, विधवाओं का सम्मान है, बुजुर्गों व दिव्यांगों का सहारा है, 200 यूनिट मुफ्त बिजली से, बिल की बचत से रोशन होता घर है, नया बिहार का संकल्प है, राइट टर्न लेगा बिहार, इस बार तेजस्वी सरकार। लालू जी साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि महागठबंधन जीतता है और तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी सरकार, अब वो उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री ही बनेंगे। और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए क्या इशारा है कि अब आप मार्गदर्शक मंडल में, यानी इधर आ जाइए, अभिभावक बन जाइए, आपको चाचा बोलकर आपका यहाँ पर सम्मान होगा। उधर रहेंगे तो ना आपकी सियासत बचेगी, ना पार्टी बचेगी, ना मुख्यमंत्री का पद बचेगा।
क्या ये सीधे सीधे इशारा है? बिल्कुल सर मित्रा जी, ये सीधे सीधे इशारा है। और आप देखिए कि जॉर्ज फर्नांडीज के साथ नीतीश कुमार चले गए थे समता पार्टी बनाकर, जनता दल तोड़कर, और लालू प्रसाद यादव ने फिर राष्ट्रीय जनता दल बनाई थी। वो जॉर्ज फर्नांडीज को आज कौन याद करता है, जबकि जॉर्ज फर्नांडीज एक समय में डॉक्टर लोहिया के बाद सबसे बड़े नेता होते, समाजवादियों के हुआ करते थे, और इमरजेंसी के समय उनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा आपातकाल विरोधी आंदोलन में। उनकी तस्वीर आइकॉनिक है, बिल्कुल जी जी। तो अब वो गायब है, भारतीय जनता पार्टी तो नाम भी नहीं लेती है जॉर्ज फर्नांडीज का किसी भी तरीके से। जॉर्ज फर्नांडीज को अब याद करने वाला कौन है? तो यही लालू प्रसाद यादव संकेत दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि भाई अपनी पार्टी बचाओ और अपना भविष्य सुरक्षित करो। कल को ऐसा ना हो कि सिर्फ जो सचिवालय है उसकी जो पट्टिका लगी हुई है कि कौन कौन मुख्यमंत्री है उसमें नाम लिख कर रह जाए। तो अगर बिहार में जिंदा रहना चाहते हो राजनीतिक तौर पे, और अपने जाने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो, तो सही टर्न लो। सही मतलब उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है कि राइट टर्न लेगा बिहार, तो राइट टर्न मोड़ो। गलत टर्न मुड़ोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए राइट टर्न यही है कि अब आप अपने भतीजे को सौंपिए और भतीजे को आगे बढ़ाइए, ताकि आपका सम्मान बरकरार रहे, आपकी पार्टी बरकरार रहे। क्योंकि आपके सामने चुनौती अब अपना सम्मान और अपनी पार्टी दोनों बचाने की है। और ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी आपको इस स्थिति में पहुंचा दे कि ना आपका सम्मान बचे, ना पार्टी बचे, और मुख्यमंत्री तो आप रहेंगे ही नहीं। ये तो किसी भी हाल में दिख रहा है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे इधर रहें चाहे उधर रहें। बीजेपी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, ये साफ तौर पे दिख रहा है। तो आपको अब ये देखना है कि आप किस तरीके से अपनी पार्टी और अपना सम्मान बचाकर रखते हैं। तो इसलिए आपके सही टर्न लेने का समय आ गया है। और इधर आप रहेंगे तो जैसे बच्चों की तरफ से सब कह दिया गया कि भाई हमारे सम्मानित हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो ये सारी बात बीजेपी में कौन कह देगा परिवार के सदस्य हैं? भाई बीजेपी वाले तो अपने लोगों को नहीं मानते। लालकृष्ण आडवाणी को नहीं कोई पूछ रहा है, मुरली मनोहर जोशी को कोई नहीं पूछ रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी के 100 साल पूरे हुए, उनकी जयंती हुई, किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो नीतीश कुमार को कौन पूछ लेगा? तो यही संकेत दिया जा रहा है कि चाहे कर्पूरी ठाकुर को पूछा जाता हो, चाहे डॉक्टर लोहिया को पूछा जाता हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडीज को पूछा जाता हो, चाहे जेपी को पूछा जाता हो, पूछते समाजवादी ही हैं। तो इसलिए आपको अंतिम समय में अपने समाजवादियों के खेमे में ही आना चाहिए और अपना राजनीति, अपनी पार्टी और अपना भविष्य दोनों सुरक्षित करना चाहिए, और अपना मान सम्मान भी सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये संकेत साफ साफ लालू यादव ने दे दिया है नीतीश कुमार को, और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, यानी चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और सरकार बनेगी तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि तेजस्वी के मुख्यमंत्री 2020 में ही बन गए थे, क्योंकि राजीव कुमार जी जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली चुनाव की घोषणा करते हुए, तो उन्होंने 2020 में आरजेडी को ही जीता हुआ दिखाया है। यानी आरजेडी ही जीती थी, वो तो दबाव पड़ा होगा चुनाव आयोग के ऊपर, तो फिर वो एनडीए की वहाँ सरकार बनवा दी गई, लेकिन असली सरकार वहाँ बनी थी आरजेडी की। ये तो राजीव कुमार जी जो है, उन्होंने बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया पूरे देश के सामने कि 2020 में आरजेडी जीती। तो ये उनका प्रेजेंटेशन है, उसके लिए कोई माफ़ी भी नहीं मांगी है, भूल सुधार भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब असली बात तो यही है। तो यानी अब ये तय है कि तेजस्वी जो हैं वो अब बिहार को आगे लेकर बढ़ने के लिए तैयार हैं, और लालू प्रसाद यादव ने आज ये साफ संकेत दे दिया कि अगली सरकार तेजस्वी की होगी, और नीतीश जी आप अब राइट टर्न ले लीजिए। जी बिल्कुल, बिहार के साथ साथ नीतीश कुमार को बड़ा संदेश कि वो राइट टर्न ले लें। और इधर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जिनके बारे में जिनसे हमने अभी जो पिछले हमने चर्चा की थी, तो 9 तारीख को हम इसी मुद्दे पर जब हम चर्चा कर रहे थे, तब नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से, और बाद में उसका खुलासा हुआ कि वो कुलपतियों की नियुक्ति के लिए कुछ मतलब विश्वविद्यालयों में 4 कुलपतियों की नियुक्ति के लिए मिले थे। तो नीतीश कुमार अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिखा रहे हैं राज्यपाल के साथ, लेकिन राज्यपाल ने कल जिस तरह से रविशंकर प्रसाद के घर वो अचानक पहुंचे और मुलाकात हुई, और रविशंकर प्रसाद का ये कहना है कि हमारे पुराने दोस्त हैं और मैंने उनसे कहा था कि मैं मिलने आता हूं, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं मिलने आता हूं। तो एक तो ये राज्यपाल का ये जेस्चर भी समझना कठिन है कि वो अपने कॉलेज के सहपाठी के घर मिलने पहुंचे, वो तो एक बात है, लेकिन वो नीतीश कुमार के साथ उनके गांव भी जाते हैं, वो लालू जी से मिलने उनके घर अचानक पहुंचते हैं, और वो रविशंकर प्रसाद से भी मिलने पहुंच जाते हैं। तो क्या यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान को जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से मोदी ने भेजा है केरल से यहाँ पर बिहार, क्या ये चुनाव के पहले आरिफ मोहम्मद खान अलग अलग नेताओं के घर जाकर और अचानक पहुंचकर और बंद कमरों में 1-1 घंटे तक मुलाकात जो हो रही है, क्या यहाँ पर वो सारा ग्राउंड जो है या जमीन जो उसको वो
उसका नाप जोख कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए यहाँ पर कितनी गुंजाइश है और किसके लिए कितना गड्ढा खोदा जा सकता है। क्या इस काम में इस वक्त बीजेपी राज्यपाल को लगा चुकी है? देखिए समिता जी, जब आरिफ मोहम्मद खान को भेजा गया है तो भेजा तो किसी मिशन पे ही गया है और उनकी उपयोगिता केरल में जो साबित हुई है तो उसके जरिए ही कुछ बीजेपी करना चाहती है। लेकिन यहाँ आरिफ मोहम्मद खान, अगर ठीक है आप गवर्नर की आपने शपथ नहीं ली थी, उससे पहले आप नीतीश कुमार के साथ उनके गांव चले जाएं, लालू प्रसाद यादव के यहाँ चले जाएं, आप जो हैं वो अपने किसी पुराने मित्र से मिलने उसके घर चले जाएं, वो ठीक है। लेकिन गवर्नर होने के बाद अगर आप ये कर रहे हैं कि आप जाकर साहब रविशंकर प्रसाद के घर चले जा रहे हैं, तो ये आप ठीक है, आपका कोई मान सम्मान नहीं है, लेकिन गवर्नर के पद की जो है गरिमा होती है, तो कम से कम उस पद की गरिमा का ध्यान जो है वो रखना चाहिए आरिफ मोहम्मद खान को। लेकिन ठीक है, उनका पुराने संबंध है रविशंकर प्रसाद से, तो चले गए। लेकिन इसके बीच बीच क्या आरिफ मोहम्मद खान कुछ खेल भी कर रहे हैं वहाँ समिता जी? जब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार से मिलना, फिर जाके लालू प्रसाद यादव से मिलना, फिर जाकर रविशंकर प्रसाद से मिल लेना, तो पर्दे के पीछे खेल तो बहुत सारे बिहार में चल रहे हैं समिता जी। और वो खेल में ऊँट किस करवट बैठेगा, बस ये देखना है कि ऊँट बैठता किस करवट है, और खिचड़ी जब पकती है तो खिचड़ी की थाली किसके हाथ में आती है, तो ये देखना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन लग ये रहा है कि बिहार में खेल कोई बड़ा हो चुका है, और जो मीसा भारती कह रही हैं कि शुभ काम जो है वो खरमास के बाद होते हैं और इसके बाद बदलता है, राजनीतिक काम भी जो है वो इसके बाद होते हैं, तो साफ संकेत दे दिया है कि आज जो है वो खरमास ख़त्म हो रहा है, तो आज के बाद बिहार में खेल होगा, कोई बड़ा खेल होगा, इसके संकेत दे दिए हैं मीसा भारती ने। और ये भी कहा उन्होंने कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। तो मीसा भारती का कथन और लालू प्रसाद यादव का कहना, और कल जब मुलाकात होगी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की उनके पशुपतिनाथ पारस के यहाँ दही चूड़ा के भोज पर, तब असली खिचड़ी क्या पकी है ये सामने आएगा समिता जी। तब क्या नीतीश और लालू जो है वो एक साथ वो थाली शेयर करेंगे, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि आज राबड़ी देवी के निवास पर भी दही चूड़े भोज का आयोजन था, लेकिन उसमें नीतीश कुमार को निमंत्रण नहीं था। हालांकि उनके जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने कहा कि दही चूड़ा भोज है और जिसको आना है उसका हम स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, हालांकि इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, लेकिन बिहार की राजनीति में दही चूड़ा जो है वो खास मायने रखता है। उसका एक सांस्कृतिक धार्मिक महत्व जो अलग है, लेकिन उसके साथ साथ अब इसके सियासी मायने भी हो गए हैं कि कौन किसके घर भोज में पहुंचता है और कौन किसको भोज कराता है, कौन किसके माथे पर दही का तिलक लगाता है। तो लालू जी एक बार नीतीश कुमार के माथे पर दही का तिलक लगा चुके हैं, लेकिन आज चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के सामने से ऐसा लग रहा है जैसे थाली ही खींच ली है, और ये एक इशारा दे दिया है कि बीजेपी ने ये खेल किया है। हम चिराग पासवान को अभी इतना बड़ा नेता वो या इतना उनका कद नहीं है कि वो नीतीश कुमार को इस तरह से चुनौती दे, लेकिन बीजेपी ने चिराग पासवान को आगे करके ये एक चुनौती दी है और संकेत दिए। और जैसा मैंने कहा कि अमित शाह आज वो अहमदाबाद में पतंग उड़ाते दिखे, लेकिन डोर कहां काटना है इसकी तैयारी बिहार में हो चुकी है। अब देखना है कि नीतीश कुमार के साथ आज जो खेल हुआ है, क्या अब इसके बाद वो खुद कोई नया दांव चलते हैं, खेल के नियम बदलते हैं, और क्या इससे सत्ता में बदलाव के कोई आसार नजर आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो अमलिंदु जी, आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।